आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलते होगी और आपको विदित है कि हम आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस के सभी पोर्शन कवर करा रहे हैं रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए और एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए तो बिल्कुल आपके लिए साबित होने वाला लाभदायक। और ध्यान रखें, उन्हीं भर्ती परीक्षाओं को ध्यान रखते आपको हम कवर करा रहे हैं। पिछले ईयर के प्रश्नों को जो न्यू एग्जाम चल रहे हैं, आपको पता होगा कि 2025 और 24 एग्जाम हुए हैं, उन्हीं प्रकार के प्रश्नों को हम ध्यान में रखते हुए मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का पोर्शन कवर करा रहे हैं। और आपको पढ़ना है तो आपको बता देते हैं, इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जहां पर आपको संपूर्ण तैयारी कवर करवाया जा रहा है पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से। पढ़ना चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं प्लेलिस्ट? हाँ, तो बता देते हैं। रेलवे भर्ती परीक्षा PYQ क्लासेस 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल करके लिखा होगा, वहां पर जाकर देखिएगा। कांस्टेबल एग्जाम हो चुका है और विद्यार्थियों हमें देखा कांस्टेबल वाले, उनका कहना है था कि बिल्कुल आप जैसे पढ़ाए सर मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, वैसे प्रकार के प्रश्न आए थे और आप भी चाहते हैं क्या तैयारी करना, तो हाँ जुड़ जाइएगा। चलिए तो लेके बता देते हैं आपको। पहले हम जीके जीएस की बात करें तो हम आपको प्रत्येक वीडियो के माध्यम से 20 प्रश्न कवर करेंगे और बगल में आपको पेन कॉपी रख के बैठना, जिससे अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताएं तो आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, और इसके पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हो मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, तो आप जाके देखें और फिर विश्वास करें, फिर पढ़िए। चलिए, तो आप लिस्ट बता चुके हैं। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, लास्ट तक देखना विद्यार्थियों, भागना नहीं है वरना आपका घाटा हो जाएगा। पहला प्रश्न देखिएगा, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन एक भारत के लिए बहुत साबितगार होने वाला था, लेकिन भारत वायुसेना ने इसे काला कानून या काम काज का नहीं करके भगा दिया था। तो क्रिप्स मिशन इसलिए कहा जाता है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ध्यान रख कौन आया था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो वहाँ के कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, कहाँ के? ब्रिटिश के। याद रखिएगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री को हमें प्रश्न पूछ रहा, लेकिन पहले हम क्रिप्स मिशन के बारे में बता दें। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने उनके कैबिनेट मंत्री, जिसका नाम क्या था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स को पहुंचाया था भारत में। और कब पहुंचाया था? 1942 को। तब से जो आया था, जिस कारण उसका नाम क्या पड़ गया, मिशन का नाम क्रिप्स मिशन, याद रखें। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल, याद रखिएगा। अगर बोला जाए 1942 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो भी आंसर क्या आएगा? विंस्टन चर्चिल। और क्रिप्स मिशन भारत आया था, कब आया था? 1942 में। अपने आप प्रश्न बनता है, क्यों आया था? भारतीय संविधान या भारत के लिए कानून बनाने के लिए इंग्लैंड से पहुंचाया गया था, याद रखिएगा, वरना आप ना जाने तो लफड़ा हो जाएगा, समझेगा ना। चलिए, और बात करें इंग्लैंड की राजधानी वर्तमान में क्या है? लंदन है। और लंदन जो है, जो टेम्स नदी के तट पे बसा है। और ब्रिटेन को हम इंग्लैंड भी कहते हैं, है कि नहीं। चलिए, इस प्रकार से हमने यह जानकारी बताया है। इसके बाद फिर इस यह मिशन क्या रहा? असफल रहा। अगर आप पूछा जाए कि मिशन सफल रहा, असफल, याद रखिएगा असफल रहा। इसके बाद फिर 1946 को कैबिनेट मिशन पहुंचाया गया। फिर कौन सा मिनट? कैबिनेट, याद रखिएगा। कब आया था? 1946 में, भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने के लिए, याद रखिएगा। और इसमें 3 सदस्य आए थे। अब आपको कमेंट बॉक्स में करना कौन कौन आए थे, ठीक है। एग्जाम पूछ लेगा, फिर मत कहना कि सर हम आप क्यों नहीं बताए। चलिए, हमारा काम बताना है, जितना होमवर्क दे उतना करिएगा तो एग्जाम में आप सफलता पाओगे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूप इनमें से किस देश से संबंधित? इस प्रकार से जो प्रश्न हमें आप ध्यान रखें, मैं आपको बिल्कुल इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर, खेल, समसामयिक घटनाएं और स्ट्रेटेजी के जीएस, कंप्यूटर, सभी प्रश्न यहाँ शामिल हो रहे हैं। जे ना सोचो कि सिर्फ इतिहास के प्रश्न मिलेंगे, सभी आल जी के जीएस आपको यहाँ पर 20 प्रश्नों के माध्यम से कवर होंगे। उन प्रश्नों को समझना है कि इस बार इस प्रकार के प्रश्न पूछा था, अगली बार इससे संबंधित प्रश्न पूछेगा। बिल्कुल 100% गारंटी इसी प्रकार के प्रश्नों को एग्जाम में देने वाला है। एनटीपीसी ग्रुप डी, याद रखिएगा। और अन्य प्रतिपरीक्षाओं में एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट लेवल की सभी परीक्षाओं में काम देगा जीके जीएस। तो हमें बात कर रहा है जोहान क्रूप, याद रखिएगा, नीदरलैंड के थे। अब ये प्रश्न बता दिया, अगली बार हमें इस प्रकार का प्रश्न फिर मिलेगा, संबंधित खिलाड़ी और संबंधित देश, है कि नहीं। यही पर हम बात करें सुनील छेत्री, क्या आप जानते हो सुनील छेत्री को? ना जानते हो, याद रखिएगा। प्रमुख फुटबॉलर हैं जो कहाँ के रहने वाले हैं? भारत का, याद रखिएगा। अब एक बात और हम एक और देते हैं होमवर्क में आपको, रोनाल्डो, जानते होंगे आप लोग, रोनाल्डो, बताइएगा रोनाल्डो किस देश के रहने वाले हैं? ये भी अपने आप एक प्रश्न बनता है, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं भाई। यहाँ दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूप को पूछ लिया था, आप नीदरलैंड बोले। यहीं अगर आप रोनाल्डो पूछ ले तो क्या बताएंगे? कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और हम बता चुके हैं सुनील छेत्री भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जब प्रकाश
प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विकसित होता है, मतलब सबसे कम विचलित होता कह सकते हैं बात, ठीक है, या सबसे कम प्रसारित होता है या सबसे कम फैलता है। तो अगर आप प्रिज्म देखे होंगे इस प्रकार से प्रिज्म होता है, जब यहाँ से प्रकाश गुजारा जाता है तब वो प्रिज्म से होते हुए जब गुजरता है तो सबसे कम लाल रंग, याद रखिएगा। बहुत शानदार प्रश्न है आपके, जो साइंस का प्रश्न है जो आपको ग्रुप डी के लिए अलग से काम आ जाएगा, ठीक है। अभी हम ग्रुप डी के लिए साइंस अलग से नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी बिल्कुल जीके जीएस में पूरे टॉपिक यहाँ कवर हो रहे हैं। अभी नाम बताया मैंने कौन कौन सा अध्याय, कौन कौन विषय, सभी विषय यहाँ पर जीके जीएस कवर हो रहे हैं। और पर डे आप देखिएगा विद्यार्थियों, प्रश्नों का भंडार हो जाएगा, रेलवे का प्रश्न आपके पास इकट्ठा हो जाएंगे, हजारों प्रश्न हो जाएंगे, समझे। उन प्रश्नों को आप लोग डीपली पढ़ लीजिए फिर समय निकाल के। तो लाल प्रकाश सबसे कम विक्षेपित होता है या सबसे कम प्रसारित होता है या सबसे कम फैलता, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख पा रहा होंगे, कंप्यूटरिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है, देखिएगा एक स्पाइडर क्या है, अभी मैंने बताया था कंप्यूटर का प्रश्न भी एग्जाम आएगा। और कंप्यूटरिंग के क्षेत्र में आपको बताना है क्या स्पाइडर के बारे में। स्पाइडर एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता, याद रखिएगा क्या है, एक प्रकार का ये प्रोग्राम है। तो इस प्रकार थोड़ा डीपली प्रश्न पढ़ना पड़ेगा आपको, बताना इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, कौन कौन से वायरस होते हैं, है कि नहीं। तो स्पाइडर क्या एक प्रकार का प्रोग्राम है जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है। अगला प्रश्न हमें देख पा रहा हूँ आप लोग, समय का जो करंट अफेयर का प्रश्न था और लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार। और आपको पता होगा कि अभी करंट अफेयर तो हजारों लाखों बनते हैं पर डे, और विगत का प्रश्न भी पूछ लेता है, आगामी भी पूछ लेता है। तो इस प्रकार से रिपोर्ट का प्रश्न भी आप पूछता, याद रखिएगा कोई सा भी रिपोर्ट हो आप पूछेगा। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट हो चाहे आपका राष्ट्रीय स्तर का रिपोर्ट हो चाहे स्टेट लेवल का रिपोर्ट हो, अगर वो महत्वपूर्ण है तो याद रखिएगा। तो हमें बोला है लिविंग प्लेनेट की रिपोर्ट 2020 के अनुसार खालिस्तान में वन्यजीव आबादी में सर्वाधिक गिरावट देखी गई है। मतलब वन्यजीव जानते हैं आप लोग, वनों में रहने वाले जीव की जो आबादी है सबसे कम होती चल रही है या गिरावट देखी गई, वो आपका रहेगा लैटिन अमेरिका, याद रखिएगा। तो अमेरिका में वन्यजीव आबादी क्या हो रही है, घट रही है, गिरावट अगला पर देखिएगा, जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन को खालिस्तान के रेलवे स्टेशन शुरू किया गया था। अब उस समय जो करंट पर का प्रश्न था लेकिन थोड़ा बैकअप पूछ लिया था, ध्यान रखें। अब ये अपने आप इतिहास बन चुका है ना, कुछ नहीं जितने भी करंट अफेयर हैं वो कुछ समय के लिए करंट अफेयर रहेंगे भाई, बाद में इतिहास ही बन जाते हैं। तो वही तो है, जुलाई 2017 में अगर आपको बोला जाए कि भारत में पहली सौर ऊर्जा ट्रेन कब संचालित की गई थी, तो आप क्या बोलोगे, भारत में पहली बार 2017 में। जी अपने आप प्रश्न बन गया। लेकिन आपको क्या पूछ रहा है भाई, ऊर्जा ट्रेन सौर ऊर्जा से, याद रखिएगा 17 में संचालित हुआ, लेकिन कहाँ से शुरू किया गया था, दिल्ली। जी आपके लिए अलग फैक्ट है, पहली 2017 में संचालित भारत की पहली सौर ऊर्जा, आप तो जानते हैं सौर ऊर्जा, ना जानते हो चलिए, और दिल्ली रेलवे स्टेशन शुरू की गई थी। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कपकेक, डोनट, एक्लेयर, फ्रायो, जिजरबैंड विभिन्न एंड्रॉयड संस्करणों के लिए एक कूटबद्ध नाम, याद रखिएगा। ये भी आपका कंप्यूटर का प्रश्न है, ध्यान रखें, थोड़ा सा डीपली प्रश्न पूछ लिया है। तो एंड्रॉयड संस्करणों के क्या कूटबद्ध ये सब क्या है, नाम है, नामकरण। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, शानदार प्रश्न बोला, बिल्कुल आपका बेसिक वाला प्रश्न है, बांस में फूल आना खालिस्तान का कारण बनता है। देखिएगा बांस में फूल आता है, आप देखते होंगे, और बांस एक प्रकार का, ध्यान रखें विद्यार्थियों, बांस घास है और सबसे तेजी से बढ़ने वाला जी क्या है, घास, याद रखिएगा। और अब मत कहिएगा बांस पौधा नहीं है, बांस को घास की कैटेगरी में रखा गया है। अगर आप साइंस वाले विद्यार्थी तो बखूबी समझते होंगे, अगर आप अदर सब्जेक्ट वाले विद्यार्थी तो आप लोग कहोगे सर जी क्या पागलपंती है कि नहीं, पागलपंती नहीं विद्यार्थियों, बांस घास का प्रकार है। तो बांस में फूल आना चूहों की आबादी की वृद्धि के कारण होता है, याद रखिएगा। चूहों की अगर वृद्धि हो जाएगी उस क्षेत्र में तो आप बांस में क्या आने लगेगा, फूल, याद रखिएगा। ये थोड़ा शायद नेचर इफेक्ट हो सकता है। अगला प्रश्न एक पा रहा होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, याद रखिएगा। तो विश्व धरोहर सूची की बात करें 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुआ है, और ये कहाँ पर है, पेरिस में है, याद रखिए विद्यार्थियों। पेरिस फ्रांस की क्या राजधानी, याद रखिएगा। तो फ्रांस एक देश है, इसकी राजधानी पेरिस है, यहीं पर 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुआ है, जो क्या करता है, विश्व धरोहर स्थलों को क्या करता है, संरक्षित करता है, उनकी देखभाल करता है। उसी सूची में
यहाँ पर कौन शामिल है ये बात कर रहा है, तो आपका आगे खजुराहो, ठीक है। और खजुराहो कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। ये एक अपने आप प्रश्न है। तो ये प्रश्न हमें बता दिया कि हमें यूनेस्को का मुख्यालय पढ़ना पड़ेगा। भाई अगली बार कुछ और पूछ सकता, मुख्यालय स्थापना कब हुआ है, कौन कौन से स्थान शामिल है, ठीक है। हर प्रश्नों को डीपली पढ़ना मेरे विद्यार्थियों, वरना तुम्हें पछताना पड़ सकता, याद रखिएगा। हम आपको प्रश्न दिखा रहे हैं, प्रश्न पिछले भर्ती परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा था, और हम आपको समझा रहे हैं कि अगली बार क्या पूछ लेगा। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे। ध्यान रखें, मराठी समाचार पत्र, आप पता है मराठी कहाँ पर प्रसिद्ध है भाई, महाराष्ट्र में एमएच है, कि जिसकी राजधानी क्या है, मुंबई, और उप राजधानी क्या कहलाती है, नागपुर। याद रखिएगा, नागपुर मुंबई दोनों क्या है, राजधानी है। मुख्य राजधानी मुंबई और उप राजधानी नागपुर कहलाती है, जिसे हम नागपुर क्या बोलते हैं, जो मुंबई तो फिल्म सिटी कहलाता, और नागपुर क्या कहलाता है, संतरा नगरी, हिंदी अंग्रेजी बोले तो ऑरेंज सिटी। और यहाँ पर मराठी बहुत प्रसिद्ध है, एक भाषा है। महाराष्ट्र की राजकीय भाषा क्या है, मराठी। और उसी भाषा में जो केसरी एक क्या था, समाचार पत्र था। इसके संस्थापक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, ये अपने आप में बहुत शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न देख पा रहा हूँ आप लोग, यूरोपीय संघ, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ईयू कहते हैं, यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या। अभी मैंने बताया था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो जाए, उनका मुख्यालय हो जाए, क्या काम करते हैं, पूरा पढ़ना पड़ेगा। अभी हमें यूनेस्को का प्रश्न आया था, अभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसे कह सकते हैं ईयू का प्रश्न आ गया। तो ध्यान रखें, यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय का नाम क्या है, यूरोपीय आयोग। याद रखिएगा, यह क्या करता है, इन संघों के समस्त कार्यकारी शक्तियों का करता है, संपादन करता है दैनिक क्रियाओं को। अगला प्रश्न जो हमें देखने को मिल रहा है, जो साइंस का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। फल के अंदर, ध्यान रखें, फल के अंदर अगर बीज हैं तो उन्हें हम आवर्ती बीज कहते हैं, और नहीं होते हैं तो अनावर्ती बीज कहते हैं। याद रखिएगा, अनावर्त बीजी और आवर्ती बीजी। तो फल के अंदर अगर बीज मौजूद हैं तो आवर्ती बीजी, अगर नहीं है तो क्या बोलते हैं, अनावर्त बीजी। याद रखिएगा, अगर कोई फल है, जैसे आम की बात करें, है कि ना, बताओ, आम क्या एक प्रकार का फल है। अब फल के अंदर क्या होता है, बीज, तो उसे क्या बोलेंगे, आवर्ती बीजी, है कि नहीं। अब नारियल की बात करें, क्या नारियल है, उसके अंदर बीज होता है, ना होता ना, तो बीज नहीं है तो क्या कहलाएगा, वो अनावर्ती बीजी। बीज है तो आवर्ती बीजी, ना है तो अनावर्त बीजी कहलाते। इस प्रकार याद रखिएगा। प्रश्न हमें समझा दिया कि अनावर्त बीजी आवर्त बीजी का प्रश्न फिर आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, माइकल जैक्सन, तो आप जानते होंगे, माइकल जैक्सन ने 1991 के हिट गाने ब्लैक और वाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य का कौन सा था, भारतीय नृत्य रूप कौन सा था। याद रखिएगा, माइकल जैक्सन को आप जानते होंगे, जो एक प्रसिद्ध क्या था, डांसर था। याद रखिएगा, और अपने डांस के लिए बखूबी प्रसिद्ध था, ठीक है। और इन्हीं के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। 1991 हिट गाने, उनका जो गाना था उसका नाम क्या था, ब्लैक एंड वाइट, कि म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र जो भारतीय नृत्य का कौन सा रूप दिखाया गया था उस एल्बम में, ओडिसी। याद रखिएगा। और हमारे भारत में अगर आप प्रश्न बन चुका है जे शास्त्रीय नृत्य, याद रखिएगा, हमारे भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी, 8 है। याद रखिएगा, 8 में से आपको जो 4 दिख रहे हैं ना, ये भी याद रखिएगा। अब दिखाइए, कथकली कहाँ का बताइएगा, उत्तर प्रदेश का ना, केरल का, केरल का कथकली है, कथक यूपी का रहेगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु का रहेगा, और उड़ीसा आपका उड़ीसा का रहेगा। याद रखिएगा, ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का। प्रश्न बन सकता है, नहीं बनता है, अनेकों भर्ती पूछा जा चुका कि भरतनाट्यम किस राज्य प्रसिद्ध है, तमिलनाडु, ओडिसी, उड़ीसा में कथक, कथक कहाँ पर है आपका, उत्तर प्रदेश में, कथकली केरल में। इस प्रकार से हमने आपको 4 तो बता दिए, अब 4 और हैं, तो अगर आप बताना चाहते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है कि ना करते भाई। मणिपुरी है कि नहीं, एक मणिपुरी हो जाएगा, फिर मोहिनीअट्टम हो जाएगा, फिर कच्चीपुड़ी हो जाएगा, एक और छूट गया शायद, देखो, एक तो आपका हो जाएगा मोहिनीअट्टम, ठीक है, फिर आपका मणिपुरी, फिर आप क्या हो जाएगा, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, एक हो जाएगा आपका कच्चीपुड़ी, ठीक है। फिर एक और मैं शायद छोड़ रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या है वो, आप बताएंगे। चलिए, वैसे आपको पता ही होगा क्या होगा, हमें उम्मीद है, आशा कि आप लोग एक जो छोड़ा हूँ उसका आप बताओगे।
अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? स्पीकर मीन्स भाई आप समझ रहे हो ना, जो अगर हम बात करें कंप्यूटर के क्षेत्र में तो स्पीकर क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस, जो अपने आवाज़ को बाहर देता है ना। जब कोई जानकारी या सूचनाओं को जब बाहर पहुंचाया जाए या जानकारी को आउट किया जाए तो उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो भाई स्पीकर आउटपुट डिवाइस होता है कंप्यूटर क्षेत्र में, लेकिन यहाँ स्पीकर की बात कर रहा है तो याद रखिएगा, जैसे हम पोटेम स्पीकर कह सकते हैं, और हिंदी बोले तो क्या बोलेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष को हम क्या बोलते हैं? स्पीकर। तो भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? जीबी मौलंकर। हम पूरा नाम बताते हैं, लिख लीजिएगा, गणेश वासुदेव मौलंकर। याद रखें, गणेश वासुदेव मौलंकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे या स्पीकर थे या प्रोटेम स्पीकर थे। और रही बात कर ले अगर वर्तमान में कौन है तो क्या बोलोगे आप लोग? भाई ओम बिरला। याद रखिएगा, ओम बिरला। अब ये प्रश्न हमें समझा दिया मेरे विद्यार्थियों, अगली बार क्या पूछेगा आप समझने का प्रयास तो करो। चलिए, हमारा काम बताना है, पढ़ाना लिखाना है, हमारा काम करते रहें। हम अपना कर्तव्य करेंगे, आप अपना कर्तव्य करो, जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ो, रिपीट करो, दिमाग में बैठा लो, फिर देखिएगा फिर प्रश्न कैसे नहीं बनता। फिर आप खुद कहोगे सर जिस प्रकार के प्रश्न आपने कवर कराया था उन्हीं टॉपिक का प्रश्न और कुछ प्रश्न तो रिपीट हुए हैं। चलिए फिर आपका भाग चमक जाए। अगला प्रश्न देख पा रहा होंगे, हेनरी बेकुरेल निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? याद रखिएगा, तो हेनरी बेकुरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। ठीक है, और इस प्रकार से हमें आविष्कारक भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न बता दिया कौन किसी खोज किया है। जी एक बार आया है, हमें इंगित कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, अगली बार इस प्रकार का प्रश्न फिर आएगा। तो हेनरी बेकुरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? सिविल सेवाओं की बात करें तो आप समझ पा रहे होंगे, जिसे हम वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, अंग्रेजी में यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है कि ना। और स्टेट में क्या होता है? पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। अब आगे कुछ भी लग जाएगा, मतलब जिस राज्य का होगा उसका नाम रहेगा भाई। जैसे हम एमपी के हैं तो हम एमपी बता, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। जो आप देख पा रहे होंगे, यूपीएससी और पीएससी की जो भर्ती परीक्षाएं होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं? सिविल सेवा। तो इन भर्ती परीक्षाओं को शुरू करने का श्रेय हमारे चार्ल्स कॉर्नवालिस को जाता है, जी बहुत अच्छा काम करके, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आप इतिहास का प्रश्न पूछा है कि सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स कॉर्नवालिस को, याद रखिएगा। और 1926 में इन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी। ध्यान रखिए, स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1926 को, याद रखिएगा। 1926 तो कंफर्म ध्यान रखें, स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ब्रिक्स। अभी मैंने बताया था यूएनए का प्रश्न आया कि नहीं आया बताओ? ईयू का प्रश्न आया, यूरोपीय संघ का आया। अभी देख पा रहे फिर आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रश्न फिर से आ गया। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लो मेरे विद्यार्थियों, समय है अभी पेपर का, समझे? समय है, हम आपको अवगत करा रहे हैं, सचेत कर रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से। और देखिएगा, नहीं ऐसे प्रश्न आएंगे तो बोल दीजिए एग्जाम देने के बाद। ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था? अब आपको बता दें, ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 5 देश शामिल हैं, और सबसे लास्ट वाला आपका क्या है? दक्षिण अफ्रीका। रखें क्या है वो? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, चीन भी शामिल है, भारत भी शामिल है, रूस भी शामिल है और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है। अब एक देश रह गया है, अब वो कौन सा? अभी हमने बताया 5 देश शामिल है ना, तो चीन, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, सब के सब 4 के 4 ऑप्शन शामिल हैं, लेकिन लास्ट में कौन शामिल हुआ है? दक्षिण अफ्रीका। अब एक देश कौन है? होमवर्क है आपका, कमेंट कीजिएगा, नहीं करोगे तो नंबर आप खो सकते हो, याद रखिएगा, फिर मत कहना भाई। चलिए अब थोड़ा और इंगित करते हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ बी लिखा है, बी देश को इंगित कर रहा, आर भी कर रहा है, आई भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, एस भी कर रहा है। जो हो गया आपका, बताओ बी से क्या आएगा बताइएगा? ब्राजील, ठीक है, रसिया, इंडिया,
चाइना, साउथ अफ्रीका। तो हम बता रहे हैं मेरे हिसाब से यहाँ क्या होनी चाहिए, ब्राज़ील। याद रखिएगा ब्राज़ील आपका आंसर राइट है। जो मैं अभी होमवर्क दिया था, मुझे पता तुम जिंदगी ना बताओगे आंसर। कभी ऐसा ना हुआ हो मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जिसका मैं SSGT का पढ़ाया पूरा 2.5 महीने PY क्लास, किसी ने होमवर्क नहीं बताया। और रही बात फिर RPF सॉरी रेलवे की तैयारी करा रहा हूँ तो भी नहीं बता रहे आप लोग। कोई बात नहीं है भाई, हमारा काम पढ़ाना, हमारा काम ही हम करते रहेंगे। चलिए तो यहाँ पर एक पर आप लोग B से क्रम से B ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चीन, S से साउथ अफ्रीका। ये क्रम से 1 2 3 4 5। ठीक है, पांचवा में कौन रहेगा, दक्षिण अफ्रीका हम समझा दिए। अब एक होमवर्क देते हैं आपको, इसको बताइए स्थापना कब हुआ है, पहला प्रश्न एग्जाम आएगा। फिर क्या पूछेगा, मुख्यालय। तो याद रखिएगा पूछेगा तो फिर बननी चाहिए ना। तो स्थापना बताना कब हुआ है, मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए अब होमवर्क अगला प्रश्न देखिएगा, हंगुल किस वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। याद रखें तो यहाँ पर हमें कह रहा है हंगुल मतलब होता है कश्मीरी बारहसिंगा। ध्यान रखें कश्मीरी बारहसिंगा किस वन्यजीव अभ्यारण्य में या उद्यान में पाए जाते हैं। तो याद रखना है दाची गांव। ये क्या है, आपका अभ्यारण्य है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, आपके कश्मीरी बारहसिंगा या हंगुल बारहसिंगा पाए जाते हैं। तो दोनों में से एक ऑप्शन, सॉरी दोनों में से एक भी दे सकता था, लेकिन अच्छा कि वो इंगित कर दिया भाई। तो ऑप्शन आप दिमाग लगा सकते हो, है कि ना। चलिए तो अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान भी आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रश्न हमें समझा दिया। अगला प्रश्न एक पा रहा हूँ, शार्क जिससे हम बोलते हैं हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सहयोग। अब भी मैंने बताया था और आपको बता दूं मैं, इसका जो प्रश्न शायद पहले भी आ चुका है मुझे लग रहा है। सर उस समय हमें मुख्यालय पूछा रहा होगा या कुछ भी पूछा रहा होगा, लेकिन पूछा। अभी मैंने बताया आपको यूनेस्को का प्रश्न आया है कि नहीं, UE का प्रश्न आया। अब भी किसका प्रश्न आया था आप पता है, ब्रिक्स का प्रश्न आया था ना, आया तो बताइएगा। अब फिर क्या आ गया, शार्क का। हम उसको भाई हिंदी में क्या लिखते हैं, शार्क। मछली ना भाई, ध्यान रखेंगे मछली नहीं है वो संगठन का नाम क्या है, शार्क। याद रखें ऐसा लिखते हैं शार्क। और आप देख अंग्रेजी में जे शार्क है और उसका हिंदी मतलब क्या होता है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सहयोग। ठीक है, हमें पूछना इसका गठन कब और कहाँ हुआ है। देखो आ गया ना, बताओ गठन कब और कहाँ हुआ है। तो 1985 में स्थापना हुआ है और कहाँ पर हुआ, बांग्लादेश में। याद रखिएगा। अब आपका होमवर्क बनता है कि कितने देश शामिल हैं, कितने देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, कितने देश शामिल हैं याद रखिएगा, होमवर्क में लेके आइएगा, समझे। चलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। अब उम्मीद होगा आपको कि सर जो जानकारी दे रहे हैं वो कुछ सही दे रहे हैं, और हम भाई अपने हिसाब से PDF नहीं बनाए हैं, जो एग्जाम में आए हैं वही प्रश्न आपको दिखा रहे हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जो प्रश्न हम दिखा रहे हैं अगली भर्ती परीक्षाओं में संबंधित प्रश्न, वैसे प्रश्न आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न एक पा रहा हूँ कि पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती। मतलब आप पता होना चाहिए, आप देख पा रहा हूँ कि भारत का जो एरिया है, जो पूरा एरिया प्रायद्वीपीय पठार कहला जाता है। इसका प्रश्न हमें कल ही पूछा था। जो एरिया पूर्वी घाट, जो पश्चिमी घाट है कि नहीं बताओ, जो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, जो प्रायद्वीपीय एरिया कहलाता है। और यहाँ पर बात करें तो हमें पूछ रहा पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती। याद रखें तो पश्चिमी घाट की बात कर रहा है तो नीलगिरी लंगूर पाए जाते हैं, है कि नहीं, नीलगिरी तहर पाए जाते हैं, ब्राउन पाम सिवेट पाए जाते हैं, लेकिन हिस्पिड पिड हरे नहीं पाए जाते हैं। तो हिस्पिड हरे नहीं पाए जाते हैं जो आपके पश्चिमी घाट में नहीं पाया जाता। अभी पता चुके हम गुजरात से लगा के तमिलनाडु तक। याद रखिएगा जो एरिया दिख रहा है आपको, जो एरिया पूरा गुजरात से लगा के तमिलनाडु तक कहलाता है जो आपका पश्चिमी घाट। इधर आपका जो पूरा कहलाएगा आपका पूर्वी घाट। इस प्रकार से आपको जो ज्योग्राफी का प्रश्न है, जो आपको पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सीधी बात करें क्षेत्र की बात कर रहा है, प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन का पठार, मालवा का पठार, इस प्रकार से आपको उत्तरी मैदान, इन सबको पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी में। ठीक है, तो ये रहे आपके विद्यार्थियों टॉप 20 प्रश्न, और हमने जितना बन सका उतना व्याख्या समझाया है। और हम प्रयास करते हैं हर समय आपको सही सटीक जानकारी देने का, और हम विश्वास है कि जो प्रश्न आपको कवर कराएं ऐसे प्रश्न आपको भर्ती परीक्षाओं मिलेंगे। और आप हमें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं विश्वास के साथ। जो विद्यार्थी विश्वास कर रहा है उसके साथ हम विश्वासघात नहीं करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट का। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। विद्यार्थी बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, समझाने में, डाटा देने में, आप खुद सोच सकते हो, लेकिन हम ऑफलाइन क्लास भी लगाते हैं, उसके बाद भी आपके लिए अलग से समय निकाल कर हम कवर कर रहे हैं।
अगर आपको बता दें, अगर आप मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं कि आप कार्य तैयारी कर रहे हैं एमपी आबकारी आरक्षक की, अगर आप मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं, अगर आप एमपी आबकारी आरक्षक तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बता दें हम पिछले ईयर के प्रश्नों को कवर करा रहे हैं। चालू हो चुका, कल परसों से क्लास चालू हो चुका है। तो आप देखना चाहते तो एमपी आबकारी आरक्षक PY क्लासेस 2025-26 करके लिस्ट डला, वहाँ जाके आपको मैथ्स का वहाँ पर मिलेगा। अब शुरुआत हुआ मैथ्स का, रीजनिंग का और GK का और साइंस आपको सब मिलेगा। देखिएगा, अगर आप नहीं तैयारी कर रहे, आपके साथ ही कर रहे हैं, तो आप लोग उन्हें अवगत कराएं कि कहीं पर है जहां हमारा नाम दीजिएगा चैनल का, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल भर्ती परीक्षा को ध्यान रखते हुए आपको न्यू जो 2023 में एग्जाम हुआ उसी के प्रश्न कवर कराएंगे, वही पैटर्न फॉलो करेगा, है कि ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बार।